है। क्या लगता है सर, 2 कैंसर सेंटर होने से हम लोगों को सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे? क्या है कि ये लाइलाज बीमारियां हैं और बीमारी कैसे पैदा होती है, कौन से स्टेज पर है, ये उस पर निर्भर करता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक तो हिंदुस्तान में, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोगों का ये स्वभाव नहीं है कि वो कुछ महीने के बाद अपना रूटीन चेकअप करवाएं। द न्यूज़ रडार में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के तेज़ तर्रार राजनेता माने जाते हैं और ज़िला कांगड़ा के और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे मुद्दों की पैरवी विधानसभा में करते आए हैं। आज भी सर ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है विधानसभा में जो हम सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। आज जो आपने मुद्दा उठाया है स्वास्थ्य को लेकर, और स्वास्थ्य में भी आपने खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ को लेकर मुद्दा उठाया और जितनी बीमारियां आज पनप रही हैं उनको लेकर मुद्दा उठाया है। सर, क्यों ज़रूरी है सर इस मुद्दे पर बातचीत करना? मैंने विधानसभा के अंदर भी नियम 130 के तहत जब गंभीर बीमारियां जैसे पार्किंस हैं, जैसे किडनी फेलियर्स हैं, चाहे उसमें हीमोफीलिया है, थैलासीमिया है, या शरीर पूरी तरह से अपाहिज किसी हो, चाहे हेपेटोलॉजी हो, चाहे वो डर्माटोलॉजी हो, चाहे वो CTVS की बात हो, चाहे सर्जरी की बात हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी की बात हो, चाहे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट की बात हो, ये तमाम बीमारियां जो हैं इसका इलाज सरकार के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया है कि इन बीमारियों के लिए या तो सहारा योजना में जो अस्पताल में भेजना है, तो ये बीमारियां गंभीर हैं, सरकार के अनुदान के बिना व्यक्ति का इलाज हो नहीं सकता। परंतु ये सरकार इन योजनाओं को पुनः लागू करने के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और अपने क्रोनिक डिजीज की बात की है, और क्रोनिक डिजीज वो आपने बिल्कुल ठीक से को अवेल करना अभी भी कॉम्प्लेक्स है। इतनी आसानी से जो मजबूर आदमी होता है, लाचार आदमी होता है, उसे अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोक मित्र केंद्र में जाके उसका आवेदन करना होता है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं। क्या लगता है सर, इसको आसान कैसे बनाया जा सकता है? नहीं, हमने आसान बनाया था। इसका तरीका बहुत आसान था। अगर कोई कैंसर का पेशेंट था तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का डॉक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये लिख देता उस कागज के ऊपर कि इसको कैंसर है, तो वहाँ की जो आशा वर्कर है उस गांव की, उस पंचायत की, उसको कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसको इलाके के BMO ऑफिस में जमा करवाना होता है। CMO ऑफिस के बाद वो तमाम दस्तावेज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के पास जाते हैं और उसको मानदेय या सम्मानित राशि 3000 रुपया मिलना शुरू हो जाती है भी और हो जाती थी भी। क्योंकि थी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 1 साल से ऐसे पीड़ित परिवारों के खजाने में, अकाउंट में 1 पैसा भी नहीं आया। ये विशेष रूप से मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। 20,000 ऐसे लोग हैं और ये संख्या हो सकता है कि इस गंभीर बीमारियों की संख्या 30,000 होगी, तो सरकार को इस धनराशि को 10,000 रुपया सहारा की बढ़ाई जानी चाहिए और पुराना
बकाया राशि जो है वो पीड़ितों को दी जानी चाहिए। इसी विषय को इसलिए मैंने विधानसभा के सदन में उठाया है, ये जानकारी। आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है वो स्वास्थ्य की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए काफ़ी दावे कर रही है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेजेस थे, आपने भी उनको लीडरशिप दी है। ऐसा कहा जाता है कि अभी वो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए हैं, जोनल या रीजनल या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में ही काम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जिसको कहते हैं कि किडनी की बीमारियों से संबंधित उपचार की अगर हम बात करें, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की, तो हिमाचल में तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, पर वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है। ओपीडी जो है वो मेडिसिन के डॉक्टर चला रहे हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर चला रहे हैं, एसआर वहाँ पर चला रहे हैं, एमडी पढ़ने वाले नौजवान डॉक्टर चला रहे हैं। लगभग पिछले महीनों 25,000 लोगों का चेकअप हुआ, जिसमें किडनी से संबंधित रोगों से वो ग्रसित थे। 25,000 में से अनुमान 10,000 ऐसे पीड़ित लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। किडनी ट्रांसप्लांट हिमाचल प्रदेश में होती नहीं है। 2019 में हमने शिमला आईजीएमसी में शुरू की थी, अब ये डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। सर, आपने दूसरी बीमारी की भी बात की थी, अभी सीटीवीएस सर्जरी की बात की, यानी कार्डियक सर्जरी की बात की है। कार्डियक सर्जरी आईजीएमसी के बाद हिमाचल प्रदेश में कहीं और शुरू नहीं हो सकी है विधिवत रूप से? नहीं, टांडा मेडिकल कॉलेज में ये ट्रायल हुआ है, परंतु ये सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जल्दबाजी में किए गए ये तमाम काम है। कैंसर जो है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट टांडा का, वो लगभग फेलियर की स्थिति में है। वहाँ पर ना असिस्टेंट प्रोफेसर है, ना एसोसिएट प्रोफेसर है, ना वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं। मात्र एसआर जो हैं उस तमाम लीनियर एक्सीलेटर के माध्यम से उपचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार की हालत अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस में है। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत हो गए हैं, परंतु इनकी अधोरचना को मजबूत करने के लिए मैकेनिकल या वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा हों, उस पर विचार किया जाना चाहिए। सर, कैंसर अपने आप में बहुत बड़ा डिजीज़ बन गया है और ऑलमोस्ट हर 5 में 6 व्यक्ति में कहीं ना कहीं कैंसर निकल के आ रहा है। क्या लगता है सर, 2 कैंसर सेंटर होने से हम लोगों को सही ट्रीटमेंट दे पाएंगे? है कि ये लाइलाज बीमारियां हैं और बीमारी कैसे पैदा होती है, कौन से स्टेज पर है, ये उस पर निर्भर करता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि एक तो हिंदुस्तान में, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोगों का ये स्वभाव नहीं है कि वो कुछ महीने के बाद अपना रूटीन चेकअप करवाएं। और वैसे ही बात चलती रहती है। जब ऐसी बीमारियां गंभीर अवस्था में पहुंच जाती हैं तो उस अवस्था में दवाइयां उनके जीवन को और रेडियोथेरेपी के माध्यम से उनके जीवन को 10-15 साल और बढ़ाया जा सकता है, परंतु हमें हेल्थ अवेयरनेस के रूप में हमें सजग रहने की ज़रूरत है। आपने डायग्नोस्टिक की बात की है, और डायग्नोस्टिक में जिस तरह की डायग्नोस्टिक मशीनरी हमारे हॉस्पिटल्स में है और जिस तरह की डेट्स दी जाती है, हम टांडा की बात करते हैं, टांडा में अगर हम सिटी स्कैन की बात करते हैं, एमआरआई की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 2-3 महीने बाद डेट मिलती है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिस तरह की मशीन्स हैं, अगर हम सिटी स्कैन की बात करते हैं, 2 स्लाइस मशीन हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पड़ी हुई है। क्या लगता है सर? मैं ये कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं कि हम हर मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन लगाएंगे,